So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़ें। सो आज 14 नवंबर है और आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर कल्चर अंडर आर्टिकल 142। तो ये दो चीज़ें देखेंगे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला और प्लस इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आ जाता है पहला पॉलिटी के कंटेक्स्ट में 2024 बुकर प्राइज। ये नॉर्मल टॉपिक है मतलब प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में। इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ग्रोथ अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इंक्लूड कर लेते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात अगर किया जाए तो एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट है, जीएस पेपर 1 के अंदर प्रश्न है। और स्कारबोरो शोल की बात किया जाए तो ये ज्योग्राफी के अंदर और आईआर का प्रश्न आ जाएगा। और हमाम्स करके है कल्चर कंटेक्स्ट में, फिर जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। तो मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मॉडर्न लाइफस्टाइल। ये आपका टॉपिक है तो 10 नंबर पे लिखना है। ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल यूपीएससी से पूछे जाते हैं। और आकलन सीरीज जो है, आकलन प्लस जो मतलब क्वेश्चंस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। तो यहाँ पे आकलन में आप लोग को जो क्वेश्चंस हैं उसका प्रॉपर इवेलुएशन होगा। और अभी फिर ऑफर चल ही रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। अब 1 ईयर की अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 200 प्लस आंसर्स आपकी का इवेलुएशन होगा। और 5 1-to-1 आपका सेशन होगा। 5 1-to-1 सेशन है, आप जब भी चाहे तो उसको बुक कर सकते हैं स्लॉट को। और साथ में 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 ऐसे होंगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, हॉलिस्टिक पैकेज है और इसका हिस्सा ज़रूर से ज़रूर बनना है जितने लोग सीरियस हैं। और इसमें क्वेश्चंस मैं आपको स्टैटिक से दूंगा और जो टेक्निक्स हैं कैसे आपको आंसर लिखना, मैं यूट्यूब के माध्यम से एक लेक्चर हुआ है, आज एक लेक्चर और आ जाएगा। तो कि आप लोग तैयार रहो कि ठीक है आंसर लिखने में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और फिर लिखना स्टार्ट करना है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लिखना स्टार्ट करें और बाकी चीज़ें हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप सौरभ पांडे UPSC.com पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लैपटॉप से भी आप क्लासेस कर सकते हैं, लॉगिन बटन इसमें प्रेस करना है या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट पुट ब्रेक्स ऑन बुलडोजर कल्चर। तो इस पे देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बोली हैं और जो भी चीज़ें कही गई हैं यूजिंग द आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी मैटर पे अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस जरूरी है तो इस आर्टिकल का पावर यूज़ करके कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि इट कैन प्रोवाइड जस्टिस बियॉन्ड स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ लॉ। एंड यहाँ पे नीड फॉर जस्टिस विथ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल जो आपके उस लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ऑर्डर पास किया फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। तो ये मतलब आर्टिकल 142 में ये पावर आता है ऑनरेबल कोर्ट का। तो यहाँ पे देखो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला, अगर कहीं कहीं भी बुलडोजर चलता है तो वहाँ पे 15 डेज का प्रायर नोटिस जरूरी है। और नेचर ऑफ अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन सब एक्सप्लेन करना कि क्या रूल का वायलेशन हुआ है, ग्राउंड फॉर डिमोलिशन होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज मतलब समय मिलना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको कहा जा रहा है तो एक समय हो कि जो अथॉरिटी उसको चैलेंज किया जा सके। फाइनल ऑर्डर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो अथॉरिटी का फाइनल डिसीजन है प्रॉपर उसका सामने होना चाहिए किस लिए किया जा रहा है। और अगर डिमोलिशन किया जाता है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी जो है वो की जाएगी। तो ये गाइडलाइंस है, ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि क्या गाइडलाइन थी बुलडोजर के कंटेक्स्ट में, कई बार पूछा भी है। जैसे इस बार एग्जाम चीटिंग वाला सब पूछा था तो आई नेवर थॉट कि ऐसा प्रश्न वो लोग पूछेंगे इतना ईजी, लेकिन पूछ लिया। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। तो कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों में रहते हैं और इजी चीज़ें छूट जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो अकाउंटेबिलिटी बहुत मैटर करता है कि यहाँ अगर मान लो कि ऑनरेबल कोर्ट का जो भी डायरेक्शन उसको वायलेट अगर किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लीगल एक्शन हो सकता है नॉन कंप्लायंस के लिए। एंड जो स्टेप है, जैसे ये भी कई जगह ये कहा जा रहा है कि अगर डिमोलिशन किया जाता है जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल उसको अकाउंटेबल बनना और फिर जो कंपनसेशन हो सकता है जो ऑफिसर है उसकी सैलरी से आपका जो है किया जाए। तो ये एक चीज़ हाईलाइट की गई है कि जो अनलॉफुल डिमोलिशन है उसको किस तरीके से जो है वो रोका जाए। अब देखो इसमें एक चीज़ और भी हमें समझना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है कि जब जैसे बहुत लोग का इंटरव्यू होता है और जब भी आप वहाँ पे आंसर देते हो तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप कोई चीज़ अगर हम कहते हैं तो जैसे अगर कोई आर्गुमेंट कहीं से भी कोई चीज़ आती है कि आप
क्या मतलब सपोज करो कि आप आर्गूमेंट आप देना चाह रहे हो, आंसर देना चाह रहे हो, तो उसमें हमेशा याद रखना है कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला है, उस चीज़ को ध्यान में रखना, संविधान को ध्यान में रखना है। और कोई भी आर्गूमेंट है उसमें इसी का बेसिस बना के आपको आर्गूमेंट देना है। ये बहुत बहुत मैटर करता है, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, और साथ में जो आपका इंटरव्यू उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश राइटर हार्वे विंस बुकर प्राइज फॉर स्पेस स्टोरी पेन ड्यूरिंग पैंडेमिक। आप लोग लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, है ना, हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड, तो आलस नहीं करना। और आपका ही ये चैनल है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना कि जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे इस चैनल को आप ज़रूर से शेयर करें, सेशन को शेयर करें, ये ज़रूर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे समंथा हार्वे जो हैं, इनको 2024 का बुकर प्राइज़ मिला। उनका जो नॉवेल है जिसका नाम ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या है कि ये ये बेसिकली स्टोरी जो है, ये स्टोरी है कि सिंगल डे अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक दिन बिताए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए इसको लिखा गया है। और ये द बुक वॉज टॉप सेलिंग टाइटल अमंग 6 फाइनलिस्ट जो बुकर प्राइज़ के लिए आपके किए गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कॉपीज़ इसकी बिकी भी थी। एंड ये नोवेल है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिंक्ड है, वहाँ कैसे में भी समय कैसे बीता, और इस टाइप से कोई जो आर्गूमेंट है इसमें दिया गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टी शुगर एक्सपोर्ट रिच सस्टेनेबिलिटी कंसर्न एट होम। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ऐसे प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी एक चीज़, कुछ चीज़ें थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि एक चीज़ देखो, मैं अभी प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए बहुत एक कंप्लीट बैच लेकर आऊँगा। उस बैच का अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला 25 के लिए, उस बैच को आप बहुत अच्छे से फॉलो करो, आपको ज़रूर से निकलेगा। वो मैं पूरी जानकारी आपको बाद में दूंगा, क्योंकि वी आर प्लानिंग कि वो आपका स्टार्ट होगा या तो जल्दी स्टार्ट, अभी तो नहीं, मतलब पहले भी एक बार स्ट्रीमलाइन आकलन सीरीज़ होगी, उसके बाद करेंगे। और वो बहुत 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 अल्टीमेट रहेगा, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी, उसके बाद एडवांस बुक्स, एनसीईआरटीज जितनी भी चीज़ें हैं, प्लस पीवाईक्यूज और ट्रिक्स, एवरीथिंग विल बी देयर। सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज उस वो रहेगा, और बहुत हेल्प करेगा आप लोग के लिए प्रीलिम्स के लिए। मतलब अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, जीएस के अंदर आप 110 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप जरूर से ज़रूर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। मतलब आप में से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है। कुछ चीज़ें आप करते चले जाओ, जैसे बुक सीरीज़ के माध्यम से जो डिस्कशन चल रहा है, बुक्स कवर हो रही हैं, उनको कवर करते जाओ, एडवांस बुक्स आपकी उससे हो ही जाएंगी। और साथ में लिखना शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 25 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 1-1.5 महीना हो कि आप लिखो कम से कम। फिर धीरे धीरे जो क्वेश्चंस अपलोड होंगे आकलन प्लस के अंदर, उस पर आप अपना लिखते रहो। लिखना बहुत बहुत मैटर जो है वो करता है, कि अगर ये जो आकलन प्लस है जिसमें 200 प्लस क्वेश्चंस आपके इवेलुएट होंगे, आप सोचो अगर आपने इतने क्वेश्चंस लिख लिए और आपको मॉडल आंसर मिल रहा है, साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहा है, और उसके बाद आपका वो पूरी तरीके से चेकिंग हो गई, और जो एक आप कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट होगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये चीज़ अगर आपके माइंड में आने लग जाए, आपको आइडिया लग जाए कि यार ये टॉपिक कैसे इस टाइप से कनेक्ट होता है। और अगर आपको आइडिया चाहिए तो एक लेक्चर मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस टाइप से मैं, जैसे परफॉर्मेंस इंडेक्स की मैंने बात की कि कभी भी कोई क्वेश्चन का जो लिखा जाता है तो उसमें परफॉर्मेंस इंडेक्स है, परफॉर्मेंस इंडेक्स का कंसेप्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो वीडियो अपलोड किया है अभी हाल में। तो ये लेक्चर्स मैं आपको डालता रहूँगा, जिससे आपको लिखने की एक लत सी लगे, लिखने की आपको एक राइट डायरेक्शन में एक सोच डेवलप हो, और फिर अपने आंसर भी आप आकलन प्लस के माध्यम से इवेलुएट कराओ। क्योंकि ये सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना है, और ये चीज़ जो है इस कंप्लीट कोर्स के अंदर वो आपको पूरे कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज। तो यहाँ पे इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, ये लगभग 53.1 बिलियन तक रीच किया 2022-2023 में। ये इंक्रीज लगभग $8.7 बिलियन 2004 से अगर किया जाए, कंपैरिजन अगर किया जाए। और ये जो एक्सपोर्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट, हमारे रेवेन्यू के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रैपिड ग्रोथ है एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट में जो रैपिड ग्रोथ है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कैसे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हम मेंटेन करके रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में कई प्रोडक्ट है, उसमें सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना, प्रोडक्शन मेंटेन करना, प्रोडक्शन में कई चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज में चैलेंज है कई चीज़ों में, फर्टिलाइजर, वाटर, लेबर, बहुत सारे चैलेंजेस आपके अराइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है कोई भी, उसमें 3 बेस पिलर मेनली है। एक तो
इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी की सस्टेनेबिलिटी मतलब वो चीज़ आप उगाते चले जाओ, ये डिपेंड करता है कि आसपास का इकोलॉजी कैसा है, पर्यावरण कंटेक्स्ट में देखा जाए, खासतौर से एग्रो इकोलॉजी मतलब जो एग्रीकल्चर सिस्टम बनता है उसका इकोसिस्टम किस टाइप से है। आर्थिक लेवल पे चीज़ें हैं कि अगर चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर के चार्ज क्या है, ये सब चीज़ें फैक्टर करते हैं और सामाजिक फैक्टर भी है। तो सस्टेनेबिलिटी जो कंसिडरेशन है ये एक तरीके से शुड कवर द एंटायर साइकिल ऑफ द कम्युनिटी। इसमें एंटायर साइकिल ऑफ द कम्युनिटी मतलब कोई भी चीज़ अगर आप उगा रहे हो तो उसमें जो आप उगाते हो उससे पहले प्री सोविंग, फिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, फिर कटाई कैसे हो रही है, ये सब कुछ जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे टी और शुगर जो है की कम्युनिटी है भारत के अंदर, और इसमें एक्सपोर्ट भी काफ़ी है। एक्सपोर्ट की बात की जाती है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेकंड हम वर्ल्ड में है टी की, अगर बात किया जाए फोर्थ एक्सपोर्ट में है। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देखा जाए 10% ग्लोबल टी का जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, ये इतना डेटा तो याद नहीं रहेगा बट आपको ये इतना याद रखना है कि हम 10% ग्लोबल टी एक्सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हमारा काफ़ी 80% ऑफ द टोटल जो है प्रोडक्शन। और साथ में इफ़ यू विल सी तो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएई, रशिया, ईरान, यूएस और यूके है। अब यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन बहुत है, जिससे अब क्या हो रहा है कि जंगलों को काट के टी उगाई जा रही है। अब उसमें जैसे आप देखोगे कई जो सदर्न पार्ट हमारा है वहाँ पे जो टी है, टी गार्डन्स और वो एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा है, तो एलिफेंट जाते हैं और उस पर से काफ़ी अधिक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और इससे कई सारे चैलेंजेस अपने तरीके के यूज़ हो रहे हैं। फिर केमिकल का यूज़ है, 85% पेस्टिसाइड्स जो हैं केमिकल जो यूज़ हो रहा है, इससे भी कई जैसे डीडीटी, एंडोसल्फान जैसी चीज़ों का अगर इस्तेमाल है और इसका रेसिड्यू अगर टी के अंदर तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और इससे भी जो एक्सपोर्ट है और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। फिर उसका लेबर कंसर्न भी है, वुमेन वर्कर्स जो है वो अंडर पेड है, जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा। फिर हजार्डस जो वर्किंग कंडीशंस वो भी इतनी अच्छी नहीं है। हेल्थ रिस्क की बात करें तो भी एक चैलेंज है, रिस्क ऑफ कैंसर है, क्योंकि अगर केमिकल का इस्तेमाल अगर हो रहा है। अब कई सारी इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस है, नीड फॉर इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस, पेस्टिसाइड को मॉनिटर करना जरूरी है। लेबर जो रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। सपोर्ट फॉर वर्कर्स की अगर हम बात करें, मैंने टॉक अबाउट द सपोर्ट, तो यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एनहेंस करना और वेजेस कंडीशंस की बात करें वो भी प्रॉपर होना चाहिए। शुगर प्रोडक्शन भारत की अगर बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट हम शुगर प्रोड्यूसर है, 34 मिलियन हमारा मेट्रिक टन हम का प्रोडक्शन करते हैं और इसमें हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ भी देखने को जो है वो मिल रहा है। तो काफ़ी सारे फार्मर्स भी डिपेंडेंट है शुगर के कल्टीवेशन के अंदर। अब इसमें देखो चैलेंजेस क्या है, कंसर्न है, देखो वाटर यूजेस है, कई जगह पे ये है कि भाई पैसा आ रहा है तो ठीक है, ऐसी जगहों पे शुगर केन को देखो, शुगर केन बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसे पानी की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। अब जब पानी की बहुत अधिक ऐसे ज़रूरत है तो ऐसी जगह पे जहाँ पानी ऑलरेडी कम है और वहाँ पे अगर आप शुगर केन उगाओगे तो फिर अगेन जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे जाएगा और फिर कई सारे वाटर क्राइसिस राइज हो सकते हैं। तो शुगर केन और जो पैडी है लगभग 60% इरीगेशन वाटर भारत में यूज़ करते हैं, बहुत अधिक पानी का कंजम्पशन है। कल्टिवेशन एरिया देखा जाए तो जो एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन वो भी कर्नाटका, महाराष्ट्र में डबल हुआ है। जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसका कन्वर्जन होता है, जो प्रॉपर प्रेवलेंट है उसको आप चेंज करके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करके उस पर शुगर केन उगाते हो तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है, पूरा इकोसिस्टम भी डैमेज हो सकता है। जो ड्रिप इरिगेशन का अगर इस्तेमाल किया जाए इससे वाटर कंजम्पशन काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि देखो ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि डायरेक्ट पाइप पानी, जो डायरेक्ट पाइप है वो छोटा सा होता है और वो डायरेक्ट जो पेड़ है उसके जड़ में जो है उसको पहुंचाया जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन इसलिए महत्वपूर्ण है। वर्क कंडीशंस की बात करें तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, पुअर कंडीशंस है वर्किंग की, वर्कर वल्नरेबिलिटी भी है, राइजिंग टेम्परेचर जो है अगर बढ़ रहा है तो इससे हेल्थ रिस्क और ये सब भी है। फिर डेट साइकिल है, जो वर्कर्स हैं वो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तो उसमें भी फिर मान लो थोड़ा पैसे दे दिया और फिर उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई किया और फिर उसी साइकिल में फंसे रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है बनता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिलेट्स की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे मिलेट्स है ना, तो यहाँ पे स्मॉल सीडेड ग्रासेस है, हाईली न्यूट्रिशियस आपकी होती हैं जो मिलेट्स है। जैसे आप कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि मतलब कौन सा साल जो है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो कंसिडर किया था, और इवन गवर्नमेंट भी मिलेट्स को क्यों प्रमोट करी, इस पर जरूर से आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करना। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है उसको प्रमोट करना ये बहुत मैटर करता है। फिर टी और शुगर की कंपैरिजन देखा जाए तो मिलेट्स जो है वो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। मिलेट्स जो है सॉइल के हेल्थ को भी प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद जो लिंक्स बिटवीन एक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज़ है ना, तो ये एक है, ये थोड़ा कंटेंट पीछे हट गया। तो ये है फोकस एरिया क्या है, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना, हेल्थ और सेफ्टी
जो वर्कर्स का उसको ध्यान में रखना, और ये भी देखना कि जो लोकल कम्युनिटी उसको भी बेनिफिट हो, ऐसा है। फिर जो मिलेट्स एज अ सस्टेनेबल ऑप्शन है, यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि काफ़ी अधिक न्यूट्रिशियस आजकल कई सारे जो बिस्किट्स भी आप देखोगे वो मिलेट्स के बनते हैं, तो उसका भी डिमांड धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका भी काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अलार्मिंग रेट ऑफ डिक्रीज इन अफ्रीकन एलिफेंट स्टेटस। तो ये जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं ये इंटेलिजेंट सोशल लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स। आप देखोगे एक वीडियो बहुत कुछ दिन पहले था जिसमें क्या होता है कि एक एलिफेंट होता है, वो किसी इलेक्ट्रिक वायर के उसमें आके उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो दूसरे जो एलिफेंट्स होते हैं वो जिस जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको दफनाया था, तो वो पता नहीं उनको कहाँ से पता चल जाता है, फिर वो वहाँ आते हैं एंड वो जो भी एक रिचुअल्स होते हैं वो पैर रखते हैं वहाँ पे उसके ऊपर, और फिर वो रोने का भी एक रहता है, मतलब एक सामाजिक जैसे इंसानों में होता है वैसा ही करते हैं। तो ये मतलब आप देख सकते हो कि कितना इमोशनल लिंकेज होता है। मतलब हम सोचें कि सिर्फ हम ही एक सोशल लाइफ जीते हैं, बट ये जो एलिफेंट है ये भी एक सोशल लाइफ जो है वो रहता है, इसमें मेल फीमेल का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। सवाना एलिफेंट 70% डिक्लाइन हुआ है। फॉरेस्ट एलिफेंट्स की बात करें उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डिक्लाइन पॉपुलेशन में लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ मतलब बिकॉज ऑफ आर ओनली, क्योंकि हम ह्यूमन सेंटर के डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी अधिक जा रहे हैं। उसके बाद हैबिटेट का लॉस और पोचिंग एक बड़ा फैक्टर है। ये अफ्रीका की बात हो रही है। नदर्न साहेल रीजन जो है वहाँ पे माली, चाड और नाइजीरिया है, ये रीजन बहुत अफेक्टेड है। उसके बाद सदर्न अफ्रीका में देखा जाए तो वहाँ भी पॉपुलेशन कुछ जगह पे बढ़ी है, जैसे मान लो बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा सा इंप्रूव आपकी हुई है। अब महत्वपूर्ण रोल गवर्नमेंट है, कई एनजीओज उनका महत्वपूर्ण रोल है। जो पॉपुलेशन राइजिंग कुछ एरियाज़ में हो रहा है तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको कंटिन्यू करना जरूरी रहता है। तो लॉस ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए कि देखो अगर पॉपुलेशन लॉस होती चली जाएगी तो उसको रिकवर करना आसान नहीं है, तो ये एक चैलेंज बन सकता है। अब देखो ये थोड़ा सा नॉलेज आप यूज़ कर सकते हो कि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं बहुत सारी बड़ी जगह, बहुत सारी जगहों पे इनकी जो पॉपुलेशन है दैट पॉपुलेशन इज़ रिड्यूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CKM सिंड्रोम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये एक टॉपिक ही, ये पार्ट ही इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, बाकी इसमें जैसे CKM मतलब कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो ये मतलब फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है। अब इसमें इन्होंने ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है GS पेपर 1 मेंस के लिए। ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट, मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करो, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स हैं, नाइट शिफ्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी देखो एग्ज़ाम क्लियर करो बढ़िया अच्छे तरीके से, आपके पास भी मेहनत का काम रहेगा नो डाउट, बट ऐसा दिन भर लैपटॉप के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। तो एक एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड वर्क रहेगा, सोशल रेस्पेक्ट और ये सब तो है ही, बट आपका जो वर्क है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहेगा, तो अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी आज के टाइम पे बहुत अधिक आपका वर्कलिज्म है, बहुत काम कराना ये देखने को मिलता है। अब डेवलपिंग सोसाइटी में तो और अधिक है। मतलब यहाँ पे जैसे थोड़ा पैसा दे दिया जो दूसरी कंपनीज़ हैं और उसमें बहुत सारा काम लेते हैं, 8 घंटे काम करना, 10 15 घंटे काम करवाते हैं, ये चीज़ भी है। जो एक बिलीफ है कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ, रेस्ट इज क्रूशियल फॉर एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब ये क्या होता है ना, काम करते जाओ करते जाओ बट लोग ये नहीं समझते कि अगर आप एक प्रॉपर रेस्ट देते हैं, माइंड जो है प्रॉपर काम करता है, एक साउंड स्लीप होती है, तो उससे आप उसी काम को और तेज़ी से कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब धीरे धीरे जो अपने आप ही कई सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट जो है वो अपने आप होता है। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बहुत इम्प्रूव आपका होता है। तो जो एक्सटेंडेड वर्क आवर्स है इससे ब्रेन फटीग भी आ सकता है, कई हार्मोनल इम्बैलेंस भी आ सकता है, और ओबेसिटी भी हो सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जिम भी कर लेना चाहिए, वॉक कर लेना चाहिए। अब आप जैसे आप लोग हो तो भले आपको सैलरी तो नहीं मिल रही होगी, बट आपका भी बैठने का काम तो इतना अधिक है ना, भले आउटपुट तो आपको बाद में मिलेगा, लेकिन फिर भी बैठने का काम इतना अधिक है, इट इज़ अगेन अ चैलेंज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी है कि जो रेगुलेटिंग वर्क आवर्स बहुत मैटर करता है, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत मैटर करता है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए ये भी देखना है कि जो इंसान वो भी लंबे समय तक रहे, हैप्पियर सोसाइटी हो, लॉन्गर लाइफ हो उनकी हो। स्ट्रेस फ्रॉम लॉन्ग वर्किंग आवर्स की बात अगर किया जाए तो ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफ, फिर उसके बाद हाई कैलोरी फूड्स, आजकल देखो स्विगी और ये सब जितने भी है रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कुछ मंगाओ वो खिलाने के लिए तैयार होते हैं। तो लॉन्ग टाइम में फिर कुछ मंगाया, बर्गर और पिज़्ज़ा और जो भी है उसको भी
भी खाया, फिर वो उसका फिर हेल्थ जो है कंसिक्वेंस बहुत नेगेटिव भी होता है। तो ये चीज़ जो है देखने की बात है। तो यहाँ पे देखो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से जो लाइफस्टाइल उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया होल्ड जॉइंट ड्रिल्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैरिस वोमेरा करके है। तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है जो आपकी हुई है। और ये आपका ड्रिल जो है इंडोनेशिया का आइलैंड जावा वहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। और कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि जो साउथ चाइना सी रीजन है, या फिर एक ये आप बताओ कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ये क्यों ऐसा जॉइंट ड्रिल करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और चाइना का एम्बिशन क्या हो सकता है। थोड़ा थॉट प्रोसेस, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ हमेशा से बोला है, और लास्ट लेक्चर जो आकलन का मैंने आपके लिए किया है कि है ना, आज भी एक लेक्चर की आंसर राइटिंग का मैं आपको डालूंगा, जिससे थोड़ा सा एक तरीके कैसे आंसर लिखना है, कैसा चीज़ है, उस पर आप थोड़ा एक्सपर्ट बनो। अगर माइंड आपका तैयार है, मैंने एक चीज़ आपको कहा है कि देखो लिखने से पहले आपको सोचना सीखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं मतलब कर सकते कि सपोज करो कि आपने पेन उठा लिखना शुरू कर दिया। आप जो भी टॉपिक जिस पर भी लिख रहे हो ना, तो वो लिखने के लिए आपका माइंड ये हो कि ठीक है ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्या लिखना है, टॉपिक एक टॉपिक दूसरे से लिंक्ड कैसा है, और आपका जो भी आपके इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस हो के एक विचार बन के और उसको फिर फटाफट आप लिख सको। तो अगर आपका थॉट डेवलप्ड है फिर आप लिख सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे लिखने के लिए थॉट प्रोसेस भी डेवलप करना जरूरी। विद एग्जांपल मैंने आकलन वाले उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया। तो ट्राई टू लर्न दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब इस लिखने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस पूरा करो फिर लिखना शुरू करो, दैट इज़ नॉट द केस। अगर मान लो आज मैंने आपको टॉपिक दिया, अब उसका कंटेंट तो बता ही दिया, अब आपको पढ़ना है, पहले कंटेंट पढ़ो, फिर सोचो, फिर जो क्वेश्चन दिया उसको लिखो, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। अब इस चीज़ को अगर आप 3 साल बाद करते हो, 4 साल बाद करते हो, 5 साल में करते हो, तो उसी समय उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जो स्टार्टिंग में कर लेंगे वो स्टार्टिंग में निकल जाएंगे, एग्जाम उनका निकल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्कारबॉक शोल की आप याद रखो, आपको याद रखना है ये साउथ चाइना सी रीजन में, अगर मैप होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये साउथ चाइना सी रीजन, ये स्कारबॉक शोल रीजन लोकेटेड है, ये मनीला है, फिलीपींस है, साउथ चाइना सी रीजन, स्पार्टले आइलैंड है, पार्शल आइलैंड है, और फिर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। कमेंट सेक्शन बताओ एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस्तांबुल हिस्टोरिक बाथ कीप ट्राइड हमाम अलाइव। तो यहाँ पे हमाम जो है वो ऑटोमन सोसाइटी का एक था, एंड इसको जो है इट आर बीइंग रिस्टोर्ड टू रिवाइव एंशिएंट बाथिंग ट्रेडिशन। मतलब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि जो एंशिएंट बाथिंग ट्रेडिशन टर्की में वो मेंटेन रहे। तो हमाम सीन्स आर ऑफन फीचर्ड ओल्डर जो टर्किश फिल्म है उसमें वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो लाइक सोशल स्पेसेस फॉर वुमेन टू बाथ, ईट, ड्रिंक, डांस, एक स्पेस सा रहता था, उसको दिखाया भी जाता था। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम था जेरेक सिनीली हमाम। जैसे हमाम आप ये मानो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सारा आप देख सकते हो, सारी सुख सुविधा इसके अंदर है। तो ये है, और दो रेस्टोरेशन प्रोसेस, इसको रिस्टोर करना स्टार्ट किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर। देखो पहले हमाम और इन सब की बात होती है, अब यहाँ पे हमाम की जगह आप मानो कि आजकल शहरों में तो क्या है, छोटा छोटा स्पेस होता है, वहीं पे 1-2 रूम में ही सब को रहना पड़ रहा है। पहले के टाइम में स्पेस काफ़ी मिल जाती थी। तो ये जहरक सिनीली हमाम हिस्टोरिक ऑटोमन बाथ हाउस है, इसको रिस्टोर किया जा रहा है, जिससे जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है ट्रेज है ना। तो यहाँ पे देखो आप पहले के टाइम पे कितना ज़्यादा मतलब आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे, इंडिया में भी आप देख सकते हो, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर आप स्टडी कर सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें उसमें यू कैन कंक्लूड दिस थिंग कि किस टाइप से जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो काफ़ी अधिक बनाया जाता था, और उसको प्रकृति के साथ जोड़ के किया जाता है कि यहाँ पे है तो सूरज की रोशनी ऐसे फॉल करेगी, और भी बहुत सारी टेक्निकल क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे और आज के टाइम पे देखो क्या रहेगा, बस वही है कि एक छोटी सी बालकनी लगा दिया, बोले पार्क फेसिंग है, ये पार्क में छोटी छोटी घास लगी है, बोले पार्क फेसिंग, उसका पैसा ले लेंगे। बोला इधर ये फेसिंग है, वो फेसिंग है, और कुछ नहीं फेसिंग है तो कम पैसा, मतलब इस टाइप का चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा एक है, मतलब अब क्या कहा जाए। तो ये आपको याद रखना है, जेरेक सिनीली हमाम रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये क्या है, चलो फिर बता देता हूँ मैं। आपका जो आकलन है प्लस है, तो अभी ऑफर चल ही रहा है 50% ऑफ का,
और देखो लिखने की हैबिट बहुत अच्छा होना चाहिए, और 1 ईयर वैलिडिटी आपके लिए बेस्ट है। 200 प्लस आपके आंसर्स का मैं इवेल्युएशन करूँगा। 5 1-to-1 सेशन होगा जिसको आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जीएस पेपर 1 2 3 4 के, और 5 ऐसे होंगे। और इसमें मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि जो आंसर्स आप क्वेश्चंस जो आपके लिए अपलोड होंगे, ये 1 2 3 4 चारों ही पेपर्स के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के क्वेश्चंस भी आपको रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे का कोर्स जिस तरीके से स्मूथली चल रहा है और वैसा ही ये रहेगा। आपको बस लिख के अपना अपलोड कर देना है क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे क्वेश्चंस, और वो एक अपलोड होगा, वहीं पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हो, और उसका प्रॉपर जो इवेल्युएशन है वो इवेल्युएशन है तो होस्ट कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जुड़ने के लिए आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सौरभ पांडे upsc.com पे आप जा सकते हैं। देखो प्रहार बैच भी मिस नहीं करना है, ये टेस्ट सीरीज़ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। ऐसे का कोर्स चल ही रहा है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ये सारे कोर्सेस आप देख सकते हैं। सभी कोर्सेज से ज्वाइन करने के लिए आपको सौरभ पांडे upsc.com में जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। आप मोबाइल फ़ोन में चाहें तो सौरभ पांडे CC ऐप के माध्यम से, आईपैड आईफोन में चाहिए तो इसमें स्लाइड में मैंने बता रखा है कैसे देखना है, या फिर अगर आपको लैपटॉप में करना है तो इस वेबसाइट पर जाके लॉगिन बटन पर जाना है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।